हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें हो गई हैं, ठीक है ना ऑलरेडी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है। दोनों एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपीपीएससी में पूछे गए हैं और जो यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। और दोनों के होंगे, यूपीएससी के भी होंगे और एमपीपीएससी के भी होंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे आगे हम कल परसों से कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी दो क्लासें आया करेंगी, ठीक है ना। एक होगी सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे होंगी, और एक हमारा जो थ्योरेटिकली चल रहा था प्री के लिए वो भी चलता रहेगा। थ्योरेटिकली हमारा जो चल रहा था वो सिर्फ चलेगा किसके लिए, वो सिर्फ हमारा एमपीपीएससी के लिए ही चलेगा, ठीक है ना। एमपीपीएससी के अलावा यूपीएससी के लिए बाद में चलेगा, लेकिन हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो दोनों के होंगे। और कई जगह तो आपको यूपीपीसीएस के भी मिल जाए, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बहुत सीमित है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम धीरे धीरे 50-50 करके हम कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन एग्जाम के पहले आपसे कर लेंगे पॉलिटी के, ठीक है ना। दोनों के टॉपिक वाइज हम करते चलेंगे, ठीक है ना। आज भी हम उन्हीं सवालों के साथ आए हुए हैं, ठीक है। एक एक करके हम सवाल समझते चलेंगे। पहले हम एमपीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमपीपीएससी हो जाने के बाद फिर हम यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दोनों को हम आराम से समझते जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकायदा एक एक को हम समझते चलेंगे और आगे सॉल्व करते चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो हमारा संविधान सभा से लिया गया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, ठीक है ना। हमारे पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है और ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, एमपीपीएससी है, ठीक है ना। मेन फोकस एमपीपीएससी है, और एमपीपीएससी एग्जाम के हम ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत किया करेंगे हम वो एमपीपीएससी से करेंगे, फिर हम यूपीएससी से आ जाएंगे, फिर स्टेट पीसीएस के भी जितने सवाल है वो हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एग्जाम के पहले आपके 500 प्लस पीआईक्यू भी हो जाए, ठीक है ना, और सारे सारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिनमें ईयर लिखा गया है वो जनरली एमपीपीएससी के ही क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज यूपीएससी के भी हो सकते हैं, यूपीपीसीएस के भी हो सकते हैं, आरएएस के भी हो सकते हैं, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और सारे किसके होंगे, हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। उसी सीरीज में हम आज आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, ठीक है ना। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, साइमन कमीशन किया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब जिन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ रखा है और समझ रखा है, बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। संविधान सभा, अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो देखो, संविधान की जो पहली बार मांग की गई थी वो संविधान की 18th सेंचुरी में तिलक के द्वारा मांग की गई थी, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ी अनऑफिशियली थी। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो गांधी जी ने भी कहा था 1922 के समथिंग के जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनना चाहिए, लेकिन वो भी अनऑफिशियल थी, ठीक है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की गई थी वो 1934 में की गई थी, जो ऑफिशियली थी, जो एम एन रॉय ने मांग की थी, ठीक है ना, कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं फिर नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन आया था, ठीक है ना। साइमन कमीशन के बाद जो साइमन को गो बैक कर दिया था, क्योंकि साइमन में सारे ही लोग अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, आया था वो संविधान के लिए। फिर उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को फिर खारिज कर दिया था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेट के बारे में बात की। तो संविधान की जो यात्रा थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही, ठीक है ना। फिर हमारा उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा, साइमन, तो साइमन के बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी भारत के संविधान को लेके ही आया था और संविधान की ही बात करता था, लेकिन इसको विफल हो गया। विफल ये इसलिए हो गया था क्योंकि इसने जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, उनकी मांग को ठुकरा दिया था, तो इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन भी खारिज हो गया था। फिर क्रिप्स मिशन के बाद आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा के निर्माण के तहत किया गया था। इन्होंने ही संविधान सभा के निर्माण की जो एक्सेप्टेंसी कर ली थी, ठीक है ना। और जो मोहम्मद अली जिन्ना जो टू नेशन थ्योरी के जनक थे और दो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन ने मान लिया था। तो फिर ये संविधान सभा की वहां से प्रोसेस धीरे शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को हम समझते रहते, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन की योजना, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायनों में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था? देखो ये भी क्वेश्चन कब है, 2022 का है, ठीक है ना। और ये भी किस में, एमपीपीएससी में पूछा गया। इसका ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो 1922 में गांधी जी ने मांग की थी संविधान सभा की, ठीक है ना, तो उन्होंने, उनका ही ये पूरा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि जो संविधान बनना चाहिए वो भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा ही बनना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, वही लोग संविधान का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश लोग भी संविधान बना ही रहे थे भारत के लिए, ठीक है ना। वो हम संवैधानिक विकास में और अच्छे से समझेंगे। तो यही क्वेश्चन है कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायनों में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, ठीक है ना। इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी, इन्हीं का ही ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? देखो अगर आपको याद हो तो जो संविधान सभा की बैठकें थी वो कब शुरू हुई थी, तो देखो अगर याद हो सबसे पहले क्या था, 9 दिसंबर को, ठीक है ना। जो सबसे पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। जो भारत की अभी पार्लियामेंट है ना, उसी का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसी में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946, ठीक है ना। और एक जब फ्रांस का संविधान का निर्माण हुआ था तो वहां पर भी ये परंपरा बनी थी। परंपरा क्या थी कि जो भी पहली संविधान सभा था, ठीक है ना, उस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ लोग होते थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लेते थे। तो 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। फिर जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। इसके बाद फिर 2 दिन बाद जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, वो हुई थी हमारी तीसरी बैठक। तो जो क्वेश्चन है ना, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो देखो तीसरी बैठक थी ना 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। ये ऑप्शन शायद टाइपर ने मिस्टेक कर दिया है, ये 13 दिसंबर 1946 होगा, इधर इधर आप 46 लिख लो, 13 दिसंबर 1946 और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन द, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये भी रिपीट है, ये 2016 में पूछा गया, ठीक है ना। उसमें क्या पूछा गया था, उसमें डेट पूछी गई थी, इसमें कौन सी बैठक में, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया 9 दिसंबर, ठीक है ना, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तो 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 5वीं बैठक के आसपास आपका जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 5वीं बैठक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वीं बैठक में, ठीक है ना। 5वीं बैठक में जो मैंने बताया था, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, ठीक है ना, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना, तो 9 पहला, फिर 10 तारीख को इसमें अध्यक्ष चुने गए थे, फिर 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को और फिर 13 तारीख को 5वीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा, 5वीं बैठक में, ठीक है ना। 5वीं बैठक में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना।
तो जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया था, उसमें डेट पूछी गई थी, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहीं ना कहीं कौन सी बैठक में बैठा गया, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी, पांचवी बैठक के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, ठीक है ना। प्रथम मनोनीत उपसभापति, ठीक है ना। अध्यक्ष हम सुनेंगे, ठीक है ना, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। टीटी कृष्णमाचार्य, बीटी कृष्णमाचार्य, एचसी मुखर्जी, ठीक है ना, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है ना। तो जो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है ना, जो जबलपुर के थे, ठीक है ना, और वहां से अपना संबंधित थे। तो फ्रैंक एंथोनी थे जिनको उपसभापति चुना गया था, ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है ना, फ्रैंक एंथोनी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा, देखो संविधान कोई छोटे मोटे देश का तो बनाना नहीं है, संविधान बनाना है भारत जैसे इतने विशाल जिसमें विविधताएं पाई जाती और विविधता हर स्तर पर पाई जाती है। अगर थोड़ा आप समझोगे, भारत में विविधता हर स्तर पर पाई जाती है, जातीय स्तर पर, ठीक है ना, भाषाई स्तर पर, ठीक है ना, धार्मिक स्तर पर, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर, ठीक है ना, भौगोलिक स्तर पर, अगर हम और लिखना चाहें भौगोलिक स्तर पर, ये पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे भाषाई स्तर पर, भाषाई स्तर हो गया, ठीक है ना, फिर आपका प्रजातीय स्तर हो गया, प्रजातीय स्तर, ठीक है ना, धार्मिक स्तर, ठीक है ना, फिर आपका सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक है ना, फिर ऐतिहासिक भी लिख सकते हो, भौगोलिक, ऐतिहासिक, ठीक है ना, और भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं भारत में, ठीक है ना। अब इतनी सारी विविधताएं पाए जाने के बावजूद भी, ठीक है ना, धार्मिक हो गया, ठीक है ना, और अगर आप और कोई लिखना चाहो, भाषाई हो गया, प्रजातीय, धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, ठीक है ना, राजनीतिक भी लिख सकते हो, राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इतने बड़े देश का संविधान बनाना है तो संविधान कोई एक दो लोगों का काम तो होगा नहीं, ठीक है ना, और संविधान बनाने का काम भी बड़ा जटिल होगा, इसलिए भारत का संविधान भी बड़ा है और बनने में भी बहुत टाइम लगा था और पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ था। क्योंकि देखो, एक संविधान के अंतर्गत हमें इन सभी लोगों को लाना है, ठीक है ना। और संविधान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का ही मात होता है, उनके सामने आर्थिक चुनौतियां भी थी, देश का विकास भी करना था, आर्थिक विकास भी करना था, सामाजिक विकास भी, राजनीतिक भी, और राजनीतिक जो अधिकार थे उन सब की भी बात करना था, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, क्योंकि बिना समितियों के तो काम चलेगा नहीं। तो उसी में पूछा गया, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो देखो, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो हमारे कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है ना, सरदार पटेल थे। लेकिन यहाँ एक दो समितियां और हैं, उनके नाम लिखो, ठीक है ना, जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, संघीय समिति, संघीय समिति, संघीय समिति, ठीक है ना, और संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, अरे यार ये फाइंडर्स, चलो ठीक है, संघीय, ये पूरा इरेज हो जाएगा,
चलो पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, दोबारा लिखते हैं। संघीय समिति, ठीक है ना, फिर संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, फिर संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ठीक है ना। तो देखो इन सब के जो अध्यक्ष थे ना, इन सब के अध्यक्ष कौन थे, इसका तो हमारा आंसर क्या था, सरदार पटेल। इन सब के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इन सब के अध्यक्ष संघीय समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है ना। फिर BN राव, तो इनका था, ये संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार समिति, ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार समिति, ठीक है ना। अंबेडकर, तो अंबेडकर में लिख सकते हैं ये प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो इतनी सारी समितियां, तो एक क्वेश्चन से हमारे इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों, ठीक है ना, और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है ना। ये हमारे हो गए। और फिर हम पंडित नेहरू तो संघीय समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार समिति, और अंबेडकर थे प्रारूप समिति, ठीक है ना। तो ये भी आप के अगर जो क्वेश्चन बनेंगे तो उसके भी आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपी PCS में एक बार पूछा गया था, यूपी PCS में पूछा गया था, ठीक है ना। एक बार UPSC में पूछा गया था, और UPSC का ईयर मुझे याद नहीं, UPSC में पूछा गया था महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी हुई, एनी बेसेंट हुई, ठीक है ना। ये सब महिला कितनी थी, 15 महिलाओं की संख्या थी, ठीक है ना। 15 महिलाओं की संख्या, जर्नली अगर पूछा जाए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। ये भी है UPSC का क्वेश्चन है। देखो जिनके आगे ईयर लिखा है ना, वो जनरली कौन से MP PSC के क्वेश्चन याद रखना, और जिनके आगे ईयर नहीं लिखा है वो UP PCS के हैं या UPSC के हैं, ठीक है ना, दोनों ही क्वेश्चन है। और ये आपके ये MP PSC में पूछने की संभावना 100% है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो क्या है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इसको तो आप आराम से टिक कर सकते हो अगर पढ़ा हो, ठीक है ना। किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, या इनमें से कोई नहीं। किसने, देखो कांग्रेस ने तो पूरा ही भाग लिया था, क्योंकि जब कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन में 208 सीट तो कांग्रेस ही जीत के आई थी। और ये आरोप भी लगता है कि जो संविधान सभा निर्माण थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, ठीक है ना। तो उस डिबेट में हम नहीं चाहते। तो इसमें जो भाग नहीं लिया था वो किसने लिया था, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने तो इसका बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था, क्योंकि इनको एक अलग देश बनाना था, और फिर अलग देश था तो फिर अलग देश के लिए एक अलग संविधान भी निर्माण करना था, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने ये इसका बहिष्कार किया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। प्रारूप समिति का सदस्य, रुको, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। BR अम्बेडकर, अभी हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। KM मुंशी, ठीक है ना, पीछे पढ़ चुके हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर, पीछे पढ़ चुके हैं। MK गांधी, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा हो तो ये सभी ना सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष
थे, ठीक है ना। ये सभी ना सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। एम के गांधी, महात्मा गांधी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थी, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, ठीक है ना, ये सब। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया मतलब एडॉप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1946 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो सबसे पहली बात तो देखो ये है कि संविधान का जो निर्माण हो रहा था वो कोई संसद तो कर नहीं रही थी। संविधान का निर्माण कौन कर रहा था? संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है ना, संविधान सभा। तो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? 26 नवंबर 1946 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, ये भी गलत है। क्योंकि देखो 26 नवंबर 1946 संविधान तो बना ही नहीं था, क्योंकि संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही थी। हम पीछे पढ़ चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। तो ये तो पूर्ण लागू होना तो कहाँ की बात है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ना तो एक ना तो दो, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ गए ना क्या क्या है? संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। तो संसद द्वारा तो किया नहीं गया था, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, वही अंगीकृत करेगी। और 26 नवंबर 1946 को पूर्ण रूप से लागू, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, प्रारूप समिति का गठन होना, ठीक है ना। तो अगर आपको एक एक का कालक्रम याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसका एक एक कालक्रम याद नहीं है तो आप भटक जाओगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब, माउंटबेटन योजना कब, उद्देश्य प्रस्ताव कब, प्रारूप समिति का गठन कब। तो देखो माउंटबेटन जो योजना थी, माउंटबेटन योजना तो अगर आपने पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं ये 3 जून 47 में आई थी, ठीक है ना। और माउंटबेटन योजना किस लिए आई थी? ये देश के विभाजित करने के लिए आई थी, क्योंकि जब कंफर्म हो गया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, वहां नोआखाली में दंगे शुरू हो गए थे, ठीक है ना। और माउंटबेटन योजना लानी ही पड़ी थी, ठीक है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव उसकी 5वीं बैठक में जब भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका मैच करोगे तो देखो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा था उद्देश्य प्रस्ताव 2 दिन बाद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माउंटबेटन योजना और फिर प्रारूप समिति का गठन। तो जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, माउंटबेटन ये 46 की बात है, ठीक है ना। ये 47 की बात है, 3 जून 47 की बात है, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जब भी हम पढ़ सके थे 13 दिसंबर 1946, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन 22 जनवरी 1947 था, वो 48, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला वाला सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कि सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है ना। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना हुआ, ठीक है ना। फिर माउंटबेटन आई और सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी उसके भी सदस्य थे, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन 11 था।
क्वेश्चन हमारा 10th हो गया, 11th, अब 12th क्वेश्चन आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन पढ़ो और टिक लगाओ। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए थे, ठीक है नहीं ये, क्योंकि देखो संविधान जो हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 की जो डेट है वो इसलिए ली गई थी क्योंकि 1929 और 30 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है ना। उस दिन को बड़ा यादगार बनाने के लिए, और जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था वो जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेके आए थे, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है ना, 26 जनवरी का दिन चुना गया था। लेकिन ये 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ था। ये कौन सा था, ये नवंबर वाला था जिस दिन संविधान का निर्माण हो चुका था। उस दिन संविधान के बहुत से पहलुओं को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से थे, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, निर्वाचन, नागरिकता, आपदा प्रबंधन और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक निर्वाचन, केवल एक और दो निर्वाचन और नागरिकता, केवल एक दो तीन निर्वाचन नागरिकता उपबंधन, दो और चार नागरिकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। तो देखो इसको अगर आप इसका आंसर दोगे, ठीक है ना, तो देखो जो उस समय हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, नागरिकता आप लोगों ने पढ़ा होगा, नागरिकता लागू हो गई थी, ठीक है ना। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से देखो तो नागरिकता आपको कहाँ कहाँ दिखेगी, ठीक है ना। केवल एक में तो नागरिकता नहीं है, केवल एक और दो तो देखो दो, इसमें हमें नागरिकता देखने को मिलती है, ठीक है ना। केवल एक दो तीन इसमें भी देखने को मिलती, केवल दो और चार, ठीक है ना। अब जो चार है तो देखो चार में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये उपबंध भी लागू नहीं हुआ था तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब आपका ऑप्शन ये भी गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए भी गए। अब ऑप्शन आपके ए और दो बचे हैं, ठीक है ना, निर्वाचन, नागरिकता, आपदा, उपबंध। तो देखो जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना उसको ऐसे ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते हम वो भी समझ लेते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपात उपबंधन भी नहीं किए गए थे, तो दो ही चीजें थी, निर्वाचन क्योंकि इलेक्शन होना था और उसी के बाद 51-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें हो गई थी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, कौन कौन से, निर्वाचन और नागरिकता, इन दो ही उपबंध को लागू किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। देखो तो इसका आंसर आप बताओ, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, क्योंकि देखो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के स्रोत बहुत ज्यादा है, कम से कम 61 कंट्रीज मतलब 61 देशों से लिया गया है। उसमें से 2/3 हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, बाकी विभिन्न देशों से लिया गया है, ठीक है ना। अगर हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें, संविधान के स्रोत की बात करें, ठीक है ना, तो ये दो भागों में ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारा 1935 का भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। ये कम से कम 2/3 हिस्सा लिया गया है, ठीक है ना, 2/3 हिस्सा आप समझ रहे हो, 60% प्लस लिया गया। दूसरा क्या, अन्य देशों से लिया गया, ठीक है ना, अन्य देशों से लिया गया। अन्य देशों में आपके बहुत सारे देश आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ब्रिटेन आ जाता है, ठीक है ना, यूएसए आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, ठीक है ना, जर्मनी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है ना, रूस आ जाता है, जिसको रशिया बोलते हैं, रूस आ जाता है, ठीक है ना, आयरलैंड आ जाता है, आयरलैंड आ जाता है, ठीक है ना, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, आयरलैंड, कनाडा आ जा सकता है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका आ जाता है। अब आप लोग
कमेंट में बॉक्स में आराम से एक एक प्रोविजन लिख सकते हैं जो कि इन सभी देशों से लिए गए हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, ठीक है ना। तो देखो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ना, वो आयरलैंड के संविधान, फ्रांस के संविधान, अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के संविधान, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से भी नहीं लिया गया, फ्रांस के संविधान से भी नहीं लिखा, अमेरिका के संविधान से भी नहीं लिया गया, ठीक है ना। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से इसलिए लिया गया था क्योंकि देखो जो अमेरिका है इसमें डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। और दोहरी नागरिकता होने का कारण यह है कि जो अमेरिका है, अगर आपने शासन के विभिन्न रूप पढ़े होंगे जो हमारी अच्छे वीडियो डली हुई है, उसमें देखो एक एकात्मक होता है शासन व्यवस्था और एक होता है संघात्मक। तो जो अमेरिका है वो संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में हमेशा दोहरी नागरिकता होती है। प्रांत की सिटीजनशिप अलग होती है और सेंटर की सिटीजनशिप अलग होती है। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में ही सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, इसलिए केंद्र के पास वो सारी शक्तियां होती हैं और केंद्र की एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में है कि है जो वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप को भी बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता, एकल एकल नागरिकता, ठीक है ना। एकल नागरिकता ये है हमारे कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति, देखो संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए थे। संविधान सभा का निर्माण तो किया ही किया था, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था, फ्लैग को भी अपनाया था, ठीक है ना, जैसे राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं। तो उसी में एक सवाल पूछा गया और ये सवाल शायद यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। यहाँ 50 ही लिखा है, ये टाइपराइटर महोदय ने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो देखो 26 नवंबर 1950 तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के बहुत से प्रावधान लागू हो गए थे और 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 26 जनवरी को लागू हो गए थे, ठीक है ना। तो ये जो इसका ऑप्शन है ना वो है 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक। लॉयड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लॉस्की, के.सी. बियर, ठीक है। तो देखो जब हम फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं, फेडरल संघात्मक, तो संघात्मक पढ़ने से पहले हम बहुत से कथन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, पेंडुलम की तरह झूलता, मतलब ट्रांजिशन फेज में कभी वो संघात्मक होता है कभी वो एकात्मक हो जाता है, ठीक है ना। एकात्मक कब होता है, जब भी आपातकाल की स्थितियां पड़ती हैं, ठीक है ना, इमरजेंसी का पीरियड आ जाता है, तो इमरजेंसी के पीरियड में ये संघात्मक से एकात्मक सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं और जर्नली वो संघात्मक व्यवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। उसी में फिर अर्ध संघात्मक किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। आइवर जेनिंग्स ने तो ये कहा था कि जो समझौते का संघवाद है, ठीक है ना, मतलब बार्गेनिंग ऑफ फेडरलिज्म, समझौते का संघवाद है, ठीक है ना। समझौते का संघवाद मतलब क्या है कि राज्य और केंद्रों के बीच में समझौता हुआ है, उस समझौते का परिणाम है, ठीक है ना। जो कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है, अमेरिका ट्रू फेडरलिज्म है, लेकिन ट्रू फेडरलिज्म के साथ साथ वो कहीं ना कहीं समझौते का भी हमें उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। भारत में हमें दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, संघात्मक के भी मिलते हैं, एकात्मक के। तो देखो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर है के.सी. बियर। के.सी. बियर ने इसको अर्ध संघात्मक राज्य कहा था, ठीक है ना। के.सी. बियर ने, इन्होंने ही कहा था कि जो फेडरलिज्म है इसको क्वाजी फेडरल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म, फेडरलिज्म
संघात्मक, संघात्मक, और अर्ध संघात्मक को क्वाजी फेडरलिज्म बोलते हैं, क्वाजी फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्वाजी फेडरलिज्म बोलते हैं। तो किसने कहा था? केसी वियर ने, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है ना। तो देखो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, वो राष्ट्रीय गान था, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना। तो जो मैंने कहा था कि दोनों की डेट आपको सेम ही मिलेगी, 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948, ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज की डेट है वो कब है? 22 जनवरी 1950, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारतीय संविधान सभा की अंतिम तिथि बताइए। तो देखो अंतिम तिथि बताइए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू कर दिया था। अब उसको संविधान दिवस भी मनाने लगे हैं, ठीक है ना। 5 दिसंबर 1949 को कोई सेंस नहीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हो गया था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक का अवधि 26 जनवरी 1950 को दल लागू हो गया था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने वहां ध्यान दिया होगा तो वहां हमने सबके नाम लिखे थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि संविधान सभा के जो सलाहकार हैं, ठीक है ना, वो कौन है? BN राव। संविधान सभा के जो सलाहकार हैं वो कौन है? BN राव, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन सिंपल है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 19। क्वेश्चन 19 है, यूपीएससी में पूछा गया 1920, ठीक है ना। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये आ जाओ, अब रीजनिंग रेसेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सच है, ठीक है ना। फिर क्या पूछा गया? भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सच है। दोनों बातें सच है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। भारत का अपना एक संविधान है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? ए तथा आर दोनों सही हैं, हाँ दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और दो दोनों सही है भाई, बात हमने मान ली, दोनों सही है। फिर क्या कह रहा है? ए आर की, वो आर ए की व्याख्या करता है, मतलब आर ए की व्याख्या करता है, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। तो देखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है ये बात अलग है, और भारत का अपना एक संविधान है ये बात एक अलग है, ठीक है ना। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसकी व्याख्या तो ये होगी जो लोकतंत्र के मूल्य होते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता हो गया, सामान्यता हो गया, ठीक है ना। ये कौन से होते? बंधुत्व हो गया, और लोकतंत्र का लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, ठीक है ना, लोगों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सारी वस्तुएं आती है लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र के अपने अपने एक मूल्य होते हैं, ठीक है ना। इधर क्या दिया गया? मूल्य नहीं दिए गए, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर क्या है? ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं नहीं आर भी सही है, ए तथा आर दोनों नहीं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सच है, भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सच है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब लोकतांत्रिक देश है तो उसकी व्याख्या ये नहीं हो सकती है कि भारत का एक संविधान है, ठीक है ना। संविधान होना एक अलग बात है, लोकतंत्र होना एक अलग बात है, ठीक है ना। लोकतंत्र के अपने खुद के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है?
लोकतांत्रिक देश है लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, कि वहां राजतंत्र भी है लेकिन संवैधानिक है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, उनको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चीजिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप पढ़ो, पहला क्या है, भारत में लिखित संविधान है, सच बात है। भारत में लिखित संविधान है, सच बात है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दल का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक हैं। देखो इस बात को समझिए, क्या बोल रहे हैं, भारत में लिखित संविधान है, ठीक है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों मतलब जो रीजनल पार्टियां होती हैं, ठीक है ना, शक्तिशाली क्षेत्रीय दल है, ठीक है ना। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है लोकसभा के, तो उसमें जो रीजनल पार्टी है, जैसे बीएसपी हो गया, एसपी हो गया, आरएलडी हो गया, ठीक है ना, जेडी हो गया, जीडीएस हो गया, यूबीटी हो गया, जो उद्धव बाबा साहब ठाकरे वाले हो गए, ठीक है ना, शिवसेना हो गई, टीडीपी हो गई, जेडीएस हो गई और पीडीपी हो गई जो महबूबा मुफ्ती वाली, ठीक है ना, शेख अब्दुल्ला वाली पार्टी, ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये रीजनल पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी अब रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी हो गई है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। और उनका तो अभी पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है ना। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक होता है, मतलब जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, मतलब अगर शक्तिशाली क्षेत्रीय दल हो रहे हैं, जो भी क्षेत्रीय दल हैं अगर वो पावरफुल हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का है उनके विकास का संकेतक होता है, ठीक है। इस बात को ऐसे समझो, देखो इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय मुद्दे उठाएंगे और क्षेत्रीय मुद्दे उठेंगे तो वो क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अगर जीत कर आते हैं तो वो उन्हीं मुद्दों पर जीत के आए ना जो उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए थे, और लोगों ने उनको बाकायदा वोट दिया है। उस वोट के देने से अगर वो पार्टी जीत कर आती तो हम मोटा मोटा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्षेत्रीय विकास का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये है। अब ऑप्शन क्या दिए गए, ए तथा आर दोनों सही हैं। भाई दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो यहां फिर वही मेथड आ गया कि लिखित संविधान होना और उसकी व्याख्या करना अलग बात हो। लिखित संविधान था उसकी एक अलग व्याख्या करते कि हाँ भारत में लिखित संविधान है और लिखित संविधान के ये प्रावधान है, प्रस्तावना हो गई है, ठीक है ना, पहला संघ शासित क्षेत्र हो गए, नागरिकता हो गई, मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक हो गए, संघीय कार्यपालिका हो गई, संघीय न्यायपालिका हो गई, ठीक है ना, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए, उच्च न्यायालय हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ठीक है ना, भाषा हो गई, राष्ट्रीय भाषा हो गई, आपात प्रबंधन हो गए। उनमें से किसी एक बात को करना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। फिर क्या है, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें भी देखो यही होगा क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं नहीं, आर भी सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। नहीं नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 20, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, आप एक एक करके सारे क्वेश्चन समझते चलो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, याद है ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दूसरा क्या है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकते तथा सही मायनों में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कब, 13 दिसंबर 1947, ठीक है ना। फिर आते हैं अब, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, 5वीं में, ठीक है ना। फिर 5th में आ जाते संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभा कौन से, फ्रैंक एंथनी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, आपके हो जाएंगे सरदार पटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी, 15। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1946, संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो ये क्या था, संविधान सभा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने, ठीक है ना, संसद ने तो किया नहीं था। 26 जनवरी 1946 को पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2।
11th पर आ जाओ, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट को सही से सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव, प्रारूप समिति का गठन। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है ना, पहला। दूसरी क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव का रखना जो 5वीं बैठक में, और तीसरे बार 13 दिसंबर 1946 का। फिर माउंटबेटन योजना आई थी देश के विभाजन के लिए, फिर प्रारूप समिति का गठन, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था? तो बताया था निर्वाचन और नागरिकता, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, जो भी समझा था, क्योंकि वह यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था है, वहां से लिया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 14 पर आ जाओ। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृत 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। फिर 15 में आ जाओ। किसने कहा था भारत एक अंतर संघात्मक राज्य? केसी बियर ने, ठीक है। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? 22 जनवरी 1950। फिर आ जाओ 17वें में। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को लागू हो गया था, ठीक है ना। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव। 18 क्वेश्चन ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आ जाते हैं 19 पर। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीति, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत एक अपना एक संविधान है, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन जो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और भारत में संविधान में शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षों का हो सकता है, इसका भी ऑप्शन, ठीक है ना। ये हो गए हमारे क्वेश्चन 20। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे ये, ओपन विथ पावर पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मार्कर कहाँ चला गया? हाँ ये मार्कर, वाइट, ठीक है। ठीक, पेन की साइज, चलो ठीक है। और यार इरेजर कहाँ गया? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघीय कार्यपालिका से संबंधित, संघीय कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति एवं संसद, ठीक है ना। और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं और प्लस में क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, ठीक है ना। से होगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति का आपने चुनाव के बारे में पढ़ा हो, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक दो बातें समझ लो, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव,
राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव पहले तो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। फिर एकल संक्रमणीय पद पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है, अनुपातिक। उसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है, ठीक है ना। सवाल हमसे ये पूछा गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखो जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, सभी सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कौन से आ जाते हैं, मनोनीत भी आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन संसद के कौन से होते हैं, निर्वाचित, ठीक है ना। संसद के और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों सदन हो गए। और राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है ना। तो विधानसभाओं के सदस्य मतलब कौन हो जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य इसमें काउंट नहीं होंगे, ये याद रखना, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, सदन के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सा हो जाएगा कि कौन कौन से होंगे निर्वाचक मंडल में शामिल, ठीक है ना। निर्वाचक मंडल में जो शामिल होंगे वो यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गए हमारे कौन, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। संसद के दोनों के हो जाएंगे लोकसभा, ठीक है ना, और राज्यसभा, ठीक है ना। और फिर राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ठीक है ना, ये होगी। इसमें हमारे निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2023 में पूछा गया, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा, संसद का निर्माण राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है, नहीं होता है। लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, हाँ इसके द्वारा होता है, ठीक है ना, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा नहीं होता है। तो संसद का निर्माण, अगर संसद के अंग के बारे में समझो, संसद के अंग, तो इसको आराम से अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारा क्या, लोकसभा, लोकसभा। एक हो जाएगा हमारा क्या, राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा। ये होता है हमारा, ठीक है ना। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होगा ना हमारा 2। क्वेश्चन आते हैं 3 पर। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, ठीक है ना। आपने अगर आर्टिकल पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो जो अनुच्छेद 72 है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में हमें वर्णन मिलता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती, पढ़ाई होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आते हैं हम 3 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है, 2022 में ये पूछा गया। महाभियोग मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति को ही महाभियोग किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति को ही महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसको महाभियोग की पद्धति से ही हटाया जा सकता है। ये हमें मिलता है आर्टिकल
61 आर्टिकल 61 में, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें क्या, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे 2022 में, ठीक है ना। सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। तो अगर आपने पढ़ा हो, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ही प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, टिक लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ये सारे एमपीपीएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ना। संयुक्त बैठक अगर आपने पढ़ा हो तो संयुक्त बैठक हमें साधारण विधेयक पर देखने को मिलती है। साधारण विधेयक, ठीक है ना, साधारण विधेयक। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतदान होता है और मत अगर बराबर पड़ जाए तो उसमें ज्वाइंट सेशन की प्रावधान है। लेकिन सवाल क्या पूछा गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। 108, ठीक है ना। तो देखो, इसमें आवश्यकता जो पड़ती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का समाधान तो बाद में होता है, राष्ट्रपति के अनुदेश और राष्ट्रपति की सहमति, तो राष्ट्रपति का आशय, ठीक है ना, राष्ट्रपति से हमें पूछना पड़ता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है 2020 का। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान कीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। मतलब ये राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, और यह भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो आपको इन दोनों को मिलाना है। पहला है पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है एचडी देवगौड़ा, चौथा है चरण सिंह और पांचवा है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी तो सबको याद ही होगा, ये कहाँ के बने हैं, ये गुजरात के, ठीक है ना, मुख्यमंत्री थे, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को जानते हो, इनकी आरएलडी पार्टी है, ठीक है ना। इनके बेटे जयंत चौधरी, बेटे नहीं सॉरी पोते हैं, इनके दादा थे, ठीक है ना। ये कौन से थे, ये उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश कौन सा था, अविभाजित उत्तराखंड, क्योंकि ये पूर्वांचल साइड के हैं, ठीक है। तो ये चौधरी चरण सिंह, तो ये हो गए हमारे कौन, अविभाजित भारत। फिर ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, वो भी कौन से, अविभाजित। आंध्र प्रदेश अविभाजित हो गया था उस समय, अभी क्या है, विभाजित हो गया। तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, ठीक है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव ये। फिर कौन से बड़े हमें, मोरारजी देसाई और एचडी देवगौड़ा, ठीक है ना। तो देखो, जो मोरारजी देसाई थे, वो मोरारजी देसाई कहाँ के थे, ये कर्नाटक के थे। मोरारजी देसाई कहाँ के थे, कर्नाटक के। और एचडी देवगौड़ा कहाँ के थे, बम्बई के थे, ठीक है ना। एचडी देवगौड़ा कहाँ के थे, बम्बई के थे, ठीक है ना। एचडी देवगौड़ा कहाँ के थे, बम्बई के थे। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है ना। पहला पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा कहाँ है, ये दाम है। फिर क्या है, मोरारजी देसाई कहाँ है, बम्बई में है। अच्छा, मोरारजी देसाई बम्बई में, और रुको इरेज करने दो भाई, रुको रुको, ठीक है, ठीक है, ये सही है अपना पेन, ठीक है ना। मोरारजी देसाई थे जो कहीं ना कहीं कहाँ के थे, मोरारजी देसाई बम्बई के टिक हैं, और एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के, ठीक है ना। ये सभी, ये अपने अपने स्टेट के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, और भारत में बाद में फ्यूचर में राष्ट्रपति बने। नरसिम्हा राव 91 में, ठीक है, मोरारजी देसाई उसके पहले, एच डी देवगौड़ा उनके बाद, चौधरी चरण सिंह भी, क्योंकि जो 89 के बाद वाली स्थिति, चौधरी चरण सिंह तो ये इमरजेंसी के बाद वाले हैं, ठीक है ना। 79 में जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय की बात है, ठीक है ना। और अभी इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, द वाला, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत 123 के आती है, ठीक है ना। कौन सी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है ना, पार्ट 5 के बारे में पढ़ा हो, जो यूनियन के बारे में बात करता है, 10 संघ के बारे में बात करता है, ठीक है ना, यूनियन के बारे में बात करता है, वहां पे हमें
जो संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारा पार्ट 4 चलता है, फिर 52 से 151 तक चलता है हमारा पार्ट 5। उसमें हमारा जो चलता है 52 से 78 तक वो चलता है संघ की कार्यपालिका, फिर 79 से 122 तक चलता है हमारा संघ की संसद, ठीक है ना। फिर हमारा 123 में जो आता है वो आता है विधायी शक्तियां, ठीक है ना, राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसमें अध्यादेश का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारे फिर पार्ट 5 में 124 से 47 तक न्यायपालिका, फिर 48 से सीएजी का पद आता है। तो इसमें हमारे कौन सी हो जाएंगी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है ना, ऑप्शन सी विधायी शक्तियां। फिर क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है, सही सुम्मिलित करना है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है ना। उड़ीसा में 10 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, आंध्र प्रदेश में 18 सीटें, तो ठीक है। तो इसका है ये, आंध्र प्रदेश में 18 सीटें नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखो, आरक्षण की जो बात होती है, आरक्षण में जितना परसेंटेज चल रहा है, 15% एससी वाला, 7.5% एसटी वाला, ठीक है ना, 27% ओबीसी वाला, तो वो वहां पर भी चलेगा। इधर में क्या पूछा है, यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, ठीक है ना। लोकसभा में 545 सीटें होती है, 543 हैं, 2 एंग्लो इंडियन खत्म कर देंगे, उसका आप 15% निकाल लो, ठीक है ना। तो 15% आपका 14% हो जाएगा, 54 प्लस 27, तो वो 81 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर आप 84 कर सकते हो, ठीक है ना। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आते हैं हम संविधान की प्रस्तावना पर। अब हमारे क्वेश्चन जो हो गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे MPPSC से संबंधित हो गए हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारे अभी टोटल कितने हो गए होंगे, क्वेश्चन हो गए होंगे 20 क्वेश्चन ये थे, 10 क्वेश्चन ये थे, 30 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है ना। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रस्तावना के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, इसके लिए हम अगली क्लास में इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना।